तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट नंबर 31 31 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक ना। चलिए शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन 1 में है, अच्छा कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया। कथन और कारण का पहले बता देते हैं इसका कैसे कैसे बनता है। देखिए जो रहेगा यहाँ पे पहले उस इसमें कथन में, जो कथन में रहेगा उसको अच्छे से पढ़िएगा और कथन से संबंधित अगर शब्द ही अगर आंसर में मतलब कि धारणा में मिलेगा तो उसी को करना है, अपने दिमाग इसमें मत लगाइएगा। जो रेलवे वाला चाहे एग्जाम लेने वाला जब दिमाग लगा दिया है किसमें, कथन में, उसी को आपको खाली चुनना है कि कथन में कौन सा है ना। जो कथन में रहेगा धारणा में उसी को आप सही करिएगा, अपने दिमाग लगाइएगा तो गलती हो जाएगा ये, है ना। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कर की दरों में वृद्धि से, मतलब कि कर के दर में वृद्धि हो रहा है तो उससे जो है वेतन भोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा। कर के दर में जब वृद्धि करता है तो वेतन भोगी और मध्यम वर्ग के जेब पर असर पड़ता है। यहाँ पे बोल रहा है असर पड़ता है, ना कि बोल रहा है घटेगा, बढ़ेगा, खर्चा होगा, लाभ होगा, वैसे नहीं बोल रहा है। जेब पर असर पड़ता है। अब जेब पर असर दोनों हो सकता है, अच्छा असर भी हो सकता है, खराब असर भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ असर पड़ना चाहिए, है ना। तो कर के दर में वृद्धि से किस पर, वेतन भोगी पर और मध्यम वर्ग पर, ये दोनों पर क्या होता है, असर पड़ता है। अब देखिए ये कैसे असर पड़ता है, यहाँ पे वेतन भोगी पर और मध्यम वर्ग पर। धारणा दिया हुआ है इसका नंबर 1 में कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों को नुकसान होगा। अब बताइए तो यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है गरीब के बारे में, ना तो गरीब के बारे में लिखा हुआ है और ना तो वस्तु की कीमत के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आंसर तो कभी नहीं होगा। इसको पहले छाट दीजिए, है ना। दूसरा देखो लिखा हुआ है मध्यम वर्ग, देखिए तो मध्यम वर्ग था ना, यहाँ पे मध्यम वर्ग था ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यम वर्ग। आगे देखो मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने अतिरिक्त खर्च को कम करेगा। हाँ तो खर्च को कम करे या बढ़ाए तो उसके जेब पर ही असर पड़ेगा ना। तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब कि स्टेट में धारणा नंबर जो 2 है वो हो जाएगा सही आंसर। तो इस सब क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा कि किसमें मैच कर रहा है, जो मैच करेगा वही आंसर होगा। दूसरा को अपने से दिमाग लगाइएगा, गलती हो जाएगा। रेलवे दिमाग लगा के ऑलरेडी दे दिया हुआ क्वेश्चन होता है। देखिए हम जो यहाँ पे सिखाएंगे आपको वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता देंगे, आपको कैसे सोचना है कि आंसर आ जाए, आपको आंसर के तरीके से सोचना है ना, और जल्दी से सोचना है ताकि गलती नहीं हो जाए। आंसर के तरीके से जल्दी से और सटीक भी सोचना है। ऐसा नहीं कि जैसे सोच के जैसे मार दिया आंसर, गलती कर लिए, क्योंकि रेलवे में एक एक क्वेश्चन जो है बहुत भारी पड़ जाता है गलती होने पर, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन तो यहाँ असाइनमेंट नंबर 2, मतलब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है केवल धारणा 1 निहित है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही इसका है ना आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। हाँ ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए अब आते हैं आगे, है ना, अब आते हैं आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि 12 पेनों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 रुपया है। 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य दे रहा है कितना, 233 रुपया। बोल रहा है यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपया की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की वृद्धि होती है, मतलब कि पेन के मूल्य में 1.5 रुपया की कमी और पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की वृद्धि कर रहा है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 48 रुपया हो रहा है। तो बोल रहा है कि 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करिए, ठीक ना। आइए इसको हम ज्ञात करके दिखाते हैं आपको, कहाँ पे जगह हमको मिलेगा थोड़ा सा, है ना। आगे देखिए यहाँ पे जगह हो जाएगा तो यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, ठीक ना। देखिए यहाँ नहीं होगा तब यहाँ तो होगा ही। देखिए जैसे अभी हम आपको बोले हैं क्या, जैसे अभी हम आपको बोले हैं ये कि हाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो पहले देखना पड़ेगा ना, है ना। क्वेश्चन एक सेकेंड थोड़ा सा,
कहाँ क्वेश्चन चल गया, यहाँ पे, यहाँ से लाना आएगा, यहाँ से आएगा ना, हैं हाँ यहाँ से आ जाएगा। अरे भाई इधर आना। हाँ देखिए यहाँ पे था 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य, है ना। देखिए यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करने में हमको नहीं हो रहा है ना, इसलिए देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 पेन प्लस 7 पेंसिल, है ना। 12 पेन प्लस 7 पेंसिल, है ना। तो मान लेते हैं कि 12 पेन हो गया और पेंसिल को कुछ मान लो, मान लेते हैं पेंसिल के मूल्य है x रुपया। तो 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है हमारा, 233 रुपया, 233 रुपया दिया हुआ है। फिर बोल रहा है यदि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपये की कमी होती है, पेन को p माने हैं, है ना। तो देखो तो p में बोल रहा है कि 1.5 रुपया के कमी हो रहा है, मतलब कि 1.5 के कमी कर दिए हैं, पेन का मूल्य p माने हैं। फिर बोल रहा है कि पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की वृद्धि होती है, तो पेंसिल को x माने हैं तो x में 1 रुपया बढ़ा दो, पेंसिल में बढ़ा रहा था 1 रुपया तो 1 रुपया बढ़ा दो। फिर बोल रहा है जब ऐसा करते हैं तो 2 पेन, तो 2 पेन है, पेन ये है, और 3 पेंसिल, 3 पेंसिल ये है, ये दोनों का मूल्य जब जोड़ते हैं तो होता है कितना, ये होता है 48, मतलब कि 48 रुपया होता है, ठीक ना। तो हमको p और x निकालना है, कैसे निकलेगा देखिए, पहले तो इसको क्या करना है, गुना कर दीजिए, पर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा, इसको गुना करिए, 2p माइनस 1.5 दूना, 1.5 दूना 3 होता है ना, 1.5 दूना कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x, है ना, x पेंसिल माने हैं, और प्लस 3 गुना x, तो 3 गुना 1 तो 3 बराबर 48 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे है 12p और यहाँ पे है 3p, सॉरी 2p, तो इसको ऐसा गुना कर देते हैं कि 12p हो जाए ताकि कट जाएगा ये। तो क्या करते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, 6 से गुना कर दे हैं, है ना। अच्छा 3 3 ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक ना, ये 3 3 कैंसिल हो रहा है, इसको हटा देते हैं, 3 3 हो गया क्या कैंसिल। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 6 से गुना कर देते, 6 गुना कितना हो जाएगा 12p हो जाएगा, है ना, प्लस है ये छोटी 18x हो जाएगा ये, है ना। 6 से गुना सब में करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 से गुना करो, 6 चौके 24, सॉरी 8 छक्के 48 ना, 8 छक्के 48 और 8 6 चौके 8 छक 48 और 6 चौके 24 और 2 26, ठीक ना। चलिए अब देखो यहाँ पे है 12p प्लस 7x बराबर 233, यहाँ पे है 12p प्लस 18x बराबर 200 कितना 68, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं, घटाने में क्या होता है, घटाने में माइनस नीचे का चिन्ह चेंज होता है, इसका चिन्ह जो है सिंबल चेंज कर दीजिए, ठीक ना। तो देखो तो ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों 12p कैंसिल हो जाएगा, और 18x में से 7x घटेगा तो बचेगा कितना 11x, 11 7 18 होता है, तो 11x बराबर 268 में से 233 घटाओ, है ना, 268 में से कितना घटाना है, 233 को घटाना है, कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना, 35, कितना हो गया 35 ना। हाँ तो इसका जो मान आ गया x का कितना आ गया 35/11, है ना, x का मान कितना आ गया 35/11, मतलब 35/11, ठीक ना। चलिए अब देखो इसको कटाते हैं, कितना मान आएगा इसका, और इसको कटाएंगे तो कितना मान आएगा 11 तिया 33, 11 तिया के कितना हो गया 6 से गुना करेंगे तो 6 8 48, है ना, 8 से 24 और 2 26, हाँ सॉरी 26 और 6 से 24 से 28 ना होगा, 28 होगा, 88 होगा, है ना, 288, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे भी हो जाएगा क्या 5, है ना, हाँ वही तो कटा नहीं है, यहाँ हो जाएगा 55, तो कट जाएगा 11 5 55, मतलब 5 आ गया, x के मान आ गया कितना 5 आ गया, x के मान कितना आ गया 5। अब देखो यहाँ पर 5 का मान, तो कितना हो जाएगा, x का मान मेरे पास आ गया है कितना 5, इसको ध्यान में रखेंगे, x का मान कितना आ गया 5, मतलब x क्या माने थे, एक माने थे पेंसिल, पेंसिल का मूल्य आ गया कितना 5 रुपया। अब यहाँ पे x का मान रख दो, तो 7 5 35, मतलब कि 12p बराबर 233 घट जाएगा 35, तो 233 माइनस 35 कर दीजिए, कितना बचेगा 198, 198, है ना। 12p बराबर कितना हो गया 198, तो p बराबर कितना होगा 198/12,
इसको कटा दो, कितना जाएगा 12 एकम 1 हो गया, 12 7 19 7 7 पर 8 है ना, 12 पंचे 70 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया है ना, 12 छक 72 हो गया, 12 छक 72 हो गया, और 78 से छोड़ बचा बचा कितना 72 78 में से 72 कितना बचा 6 है ना, और पॉइंट 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 16.5 आ गया है ना, तो 16 पॉइंट आ गया। अब देखिए हमारा P का मान आ गया है कितना, P का जो मान आ गया है मतलब कि पेन का मान आ गया है 16.5 रुपया, और पेंसिल का जो X माने थे तो पेंसिल का मान आ गया है कितना 5 रुपया। बस कहानी खत्म है, इसको करना है, बस खत्म हो गया कहानी। अब देखिए निकालना है क्या 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल, तो पेन का मान कितना है 16.5 रुपया, तो 16.5 इंटू 4 कर दो, क्योंकि 4 पेन है प्लस क्या जोड़ना है इसमें 1 पेंसिल, 1 के पेंसिल तो 5 रुपया, तो एक दाम में है पेंसिल के दाम है ना, बस ये करना है। गुना करिए, 5 चौके 20, 16 चौके 64 और 2 66, मतलब 66 रुपया प्लस 5 रुपये 66, और 5 कितना होगा 71, 71 रुपया इसका आंसर होगा। 71 देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे है, तो इस तरह से हो जाएगा है ना, तो इस तरह से 71 इसका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अब बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ये हो गया 71, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इजी था है ना। 3 में है कि किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, बैठा है। अच्छा, उत्तर की ओर मुख करके बैठा है ना, चलिए बैठाते हैं इसको उत्तर मुख करके, इसको उठाने के बाद है ना, उत्तर की ओर मुख करके जब भी रहेगा क्वेश्चन में इस तरह के उत्तर की ओर मुख करके खड़ा करके है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही काम करना है जो हम कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, अगर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो यहाँ पे एक लाइन खींचिए, यहाँ पे एक लाइन खींचो है ना, जो ऊपर की ओर होता है उसको बोलते हैं उत्तर, बस सजा देना है इस करके है ना। एक पंक्ति में उत्तर की ओर करके खड़ा है, कई व्यक्ति है पता नहीं है ना। बोल रहा है कि डी ए के दाईं और चौथे स्थान पर है। डी कहाँ पे है, अच्छा इधर होता है बाएं, लाइन में इधर होता है बाएं, इधर होता है दाएं, ठीक ना। तो बोल रहा है कि डी ए के दाईं और चौथे स्थान पर है ना, डी दाएं ओर है ना, तो डी ए के कहाँ पे दाएं ओर है चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, देखो तो डी ए के दाएं चौथे स्थान पर हो जाएगा 1 2 3, और ये चौथे स्थान पर हो गया, ठीक ना। चलिए आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि बी डी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। बी जो है डी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, बी जो है डी के दाएं ओर है ना तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा क्या बी, क्योंकि डी के दाएं स्थान तीसरे स्थान पर है। फिर बोल रहा है कि सी ए के बाईं और 5वें स्थान पर है। सी जो है ना ए के बाईं और 5वें स्थान पर है, तो ए है यहाँ पे और इसका बाएं है इस साइड, इसके 5वें स्थान गिन लो, 1 2 3 4 5, 5वां मतलब 5वें पर कौन बैठा है, सी है, सी यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5वें स्थान पर हो गया, ठीक है, बैठा दिए सी को। अब बोल रहा है कि बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है, बी और ई के बीच क्या व्यक्ति है 2 व्यक्ति है ना, तो बी कहाँ है भाई यहाँ है, और ई के बी और ई के बीच 2 व्यक्ति, तो इधर डाल दो 2 व्यक्ति है ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे बी है तो बी के इधर होगा 2 व्यक्ति, एक ये और एक ये, यहाँ पे एक यहाँ पे है ना। इस तरह से हो गया बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या, बस इसको अरेंज किया हुआ है, गिन लीजिए क्या है। यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये बी 13 और ये 14 और ये 15 है ना, और एक इधर था ई, ये हो जाएगा कौन 16। तो इस प्रकार से कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 16, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, अरेंज करना है। ग्रुप डी में बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अरेंज करना है, बहुत इजी बन जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 6 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी यू जो है प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। अच्छा अलग जैसे ही रहेगा अलग अलग लंबाई या अरेंज रहेगा इस तरह से क्रम बाई में, तो उसको जो है ऊपर नीचे करना, जो सबसे कम रहेगा उसको नीचे रखना है, जो सबसे अधिक रहेगा उसको ऊपर रखना है, बस आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे,
6 मित्र है और प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। बोल रहा है एस की लंबाई केवल अन्य मित्रों से अधिक है। तो एस की लंबाई जो है केवल अन्य मित्र से अधिक है ना। तो एस की लंबाई जो है केवल अन्य मित्र से अधिक है, तो एस को रख दो यहाँ पे, है ना। और केवल अन्य मित्रों से अधिक है, तो अन्य मित्र से जो है ना बाकी सबके एस की लंबाई अन्य मित्र से अधिक है, तो एस से सब अधिक ही होगा। एस से क्या होगा, सब अधिक ही होगा ना। 1 2 3 4 5 6 ही वो है। बोल रहा है कि एस की लंबाई केवल अन्य मित्रों से अधिक है, तो एस से सब लंबा ही होगा। फिर बोल रहा है आर की लंबाई केवल एक मित्र से अधिक है। अच्छा, आर की लंबाई जो है केवल एक मित्र से अधिक है, तो आर की लंबाई यहाँ बैठा देते हैं, तो इसका लंबाई जिसका इससे जो अधिक होगा वहाँ बैठ जाएगा। तो आर की लंबाई एक मित्र से क्या हो गया, आर की लंबाई एक मित्र से अधिक नहीं, आर की लंबाई जो है आर की लंबाई केवल एक मित्र से अधिक है ना। तो आर की लंबाई जो है क्या है, केवल एक मित्र से अधिक है, तो आर को बैठाएंगे यहाँ पे, तब ना इसका लंबाई इससे अधिक है, केवल एक मित्र से अधिक है। आर लंबा यहाँ पे नहीं होगा आर, ठीक ना, यहाँ पे आर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि आर की लंबाई केवल एक मित्र से ही अधिक है ना, इसलिए वहाँ बैठा देंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, u की लंबाई t से अधिक लेकिन p से कम है। u की लंबाई t से अधिक है, u की लंबाई 6 ही गुना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बोल रहा है u की लंबाई t से अधिक, u की लंबाई जो है ना, u की लंबाई t से मान लेते हैं, यहाँ पे है t, तो t से अधिक है u की लंबाई, है ना। नहीं उल्टा हो गया, u की लंबाई t से अधिक है ना, तो u रखते हैं यहाँ, तो रखते हैं u की लंबाई, है ना, u की लंबाई t से अधिक लेकिन p से कम है, तो p हो जाएगा यहाँ पे। p की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। अच्छा, p की लंबाई जो है सबसे अधिक नहीं है, तो सभी मित्रों में किसकी लंबाई दूसरी सबसे अधिक है, तो दूसरी सबसे अधिक जो हो जाएगा ना, दूसरी सबसे अधिक जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, देखो p तो सबसे ऊपर में है तो p होगा नहीं, है ना। दूसरी सबसे अधिक लंबाई हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कौन, s, ये हो जाएगा कौन, s, ठीक ना। ये सही से अरेंज नहीं हो पाया है ना, इसको फिर से कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है और उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। एगो आयत दिया हुआ है, ठीक, एक आयत दिया हुआ, देखिए एक यहाँ पे आयत दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के तिगुना है, तो मान लेते हैं कि लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है, तिगुना हो गया। उस आयत का परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप आपको पता ही है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो मान लेते हैं कि ये है 3x और प्लस 1x, है ना। तो ये हो गया, बार क्या दिया हुआ है 48, है ना, यही हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप हो गया। अब इसको जोड़ दो, 3 और 1 4x, है ना, 4x इंटू 2 बराबर कितना 48, तो 4 दूना 8, 8 6 के 48, x का मान कितना आ गया 6, है ना, x का मान कितना आ गया 6। तो बोल रहा है चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई कितना है 1, तो इसका मान 6 ही हो जाएगा, 6 कहीं ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ना। तो इस जगह 5 का 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्न में से द्वि विस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। हाँ देखो, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आता है कि एकल विस्थापन कौन है, द्वि विस्थापन कौन है। द्वि विस्थापन को ही बोलते हैं दोहरा विस्थापन, या इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन। ऐसा मत सोचना कि दोहरा विस्थापन कुछ और है या उभय विस्थापन कुछ और है, नहीं। दोहरा विस्थापन, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन सब एक ही का नाम है ना। तो देखो, इसका सबसे अच्छा और बेहतर तरीका बताते हैं आपको पहचान करने के लिए, जहाँ पे दो कंपाउंड, दो यौगिक दिखे, मतलब कि एक यौगिक में 2 एलिमेंट दिख जाए दोनों में, तब वो करेगा दोहरा विस्थापन, है ना। देखिए जैसे दिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो एक ही वो कंपाउंड है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। दोहरा विस्थापन जब भी होगा तो 2 गो रहेगा, इधर इधर, मतलब कि तीर के इस साइड, है ना, जिसको बोलते हैं अभिकारक। देखिए तो यहाँ पे एक ही गो है, यहाँ पे Mg जो है एक ही गो, यहाँ पे HCl में 2 गो है, एगो H है एगो Cl, ये तो 2 गो है, लेकिन E एगो है, एक ही गो है ना। तो ये नहीं हो सकता है, हम जब भी बोल रहे हैं कि 2 गो रहेगा दोनों साइड, है ना। अब देखो यहाँ पे है K और Br, यहाँ पे 2 गो है, और यहाँ पे Ba है और I मतलब आयोडीन है, मतलब कि इसमें 2 गो है, तो ये हो सकता है। और देख लेते हैं ऑप्शन, देखो इसमें भी अकेले है तो ये नहीं होगा, मतलब कि 1 2 और 4 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। हाँ देखो, अब उभय विस्थापन में क्या होता है,
वही विस्थापन में क्या होगा, जैसे देखो मान लो कि ए बी कोई यौगिक है और प्रतिक्रिया कर रहा है एक्स वाई से। जैसे यहाँ पे ए बी है, प्रतिक्रिया कर रहा है किससे, एक्स वाई से। तो देखिए ए गो आ जाएगा, प्रतिक्रिया कर लेगा इसके साथ, और ए गो प्रतिक्रिया कर लेगा इसके साथ। मतलब कि जो तीर के बाद बनेगा वो बनेगा ए बाई प्लस बी एक्स बनेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ए गो इसके साथ आ जाएगा और ए गो इसके साथ आ जाएगा, है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन, मतलब 2 बार होता है विस्थापन, है ना। तो उसी प्रकार से देखिए तो के आ गया है किसके साथ, के आ गया है आई के साथ। देखिए के आ गया है किसके साथ, ई आई के साथ। तो होगा के आई जिसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, है ना। और बी आर आ गया है बी ए के साथ, जिसको बोलते हैं बेरियम ब्रोमाइड, है ना। तो दोनों को एक्सचेंज हो गया है। जब दोहरा बार विस्थापन होता है, 2 बार विस्थापन होता है, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पे कौन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। देखिए अगर बात करता है नाभिकीय आवेश के, है ना, अगर बात करता है किसका, नाभिकीय आवेश के बात करता है, तो ध्यान रखेंगे जिसका सर्वाधिक नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कौन, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक रहेगा ना, उसी का नाभिकीय आवेश अधिक रहेगा। बोलो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए भाई कि देखिए एक है यहाँ पे नाभिक, ये है इसका नाभिक, अगर इसमें नेगेटिविटी अधिक है, ऋणात्मकता अधिक है, जब ऋणात्मकता अधिक रहेगा तभी तो किसी को अधिक तेजी से खींच पाएगा, अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि नाभिकीय आवेश क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। तो किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का सबसे सर्वाधिक नाभिकीय आवेश अधिक होता है, क्योंकि इसका नेगेटिविटी सबसे अधिक होता है ना। तो इस तरह से चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक त्रिभुज है ABCD, है ना, एक त्रिभुज दिया है कुछ इस प्रकार से, ABCD एक त्रिभुज दिया हुआ है ना। मान लो कि A है ये, और ये हो गया B, और ये हो गया C। ABC त्रिभुज है, इसमें बोल रहा है कि BD AC पर एक लंब है ना, AC पर एक लंब है ऐसा करके D, है ना। और बोल रहा है कि DBC जो एंगल है वो 44 है, मतलब कि DBC ये एंगल कितना है, 44 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि E BC पर स्थित है, E कहाँ पे है, BC पर, तो BC कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा ये, और यहाँ से ये खिंचा हुआ है, इसको अलग लाइन से दिखा देते हैं, ये खिंचा हुआ है कहाँ पे, ऐसे खिंचा हुआ है, ये खिंचा हुआ ऐसे, कुछ ऐसे खिंचा हुआ है ना। D हाँ कौन हो जाएगा, DBC, DBC ये एंगल तो हो जाएगा 44। अभी बोल रहा है CAE, है ना, ये हो जाएगा E, इसका मान दिया हुआ कितना, इसका मान दिया 34। तो बोल रहा है कि AEB ज्ञात करें, AEB, ये हो गया EEB, तो ये एंगल निकालने बोल रहा है, AEB, है ना, ये एंगल निकालने बोल रहा है। तो देखिए क्या होगा ना, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये एंगल दिया हुआ है 44, ये दिया हुआ कितना 44। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज में होता है कितना 180 डिग्री का कोण, तो एक एंगल हमको पता है कि कितना है 44, ये कितना है 44। तो बाकी दोनों मिला के जो होगा कितना होगा 156 होगा, कितना होगा 156, है ना। अब देखिए अगर 80 में से घटाते हैं 34 को तो बचता है कितना 56। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये सॉरी 90 में से घटाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 56। मतलब कि अगर ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आपका कितना 56। तो ये कोण जब 56 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 100, ये कितना बचेगा 100, है ना, कितना बचेगा 100। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है AEB, A E और B, है ना। नहीं तो ये हो जाएगा 100 और ये जाएगा कितना 56, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसको कर लेंगे क्या 56, तो ये हो जाएगा कितना मान 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितना के बीच वर्षा होती है। मतलब कि भारत के जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उसमें वर्षा कितना होता है। तो उसमें वर्षा जो होता है ना 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ध्यान रखेंगे
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो वर्षा होती है वो कितना 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन और है कि यदि एक चतुर्भुज है जिसका दिया हुआ है ABCD, है ना, तो ABCD के कोण दिया हुआ है, ABCD को क्रम से लिया जाए, है ना। अगर ABCD को क्रम से लिया जाए तो उसका अनुपात जो है 3764 के रेशियो में इसका अनुपात होता है। तो बोलता है कि ये जो एंगल बन रहा है आकृति, ये कैसा आकृति है, पतंग का है कि समांतर चतुर्भुज का है कि समलंब का है कि समचतुर्भुज का है ना, ये कैसा आकृति बन रहा है। तो ये जो आकृति बन रहा है, ये कैसा बनेगा, ये आकृति जो बनेगा ये बनेगा समलंब का। ये कैसा बनेगा, समलंब का बनेगा, है ना। और आपको पता है समलंब त्रिभुज जो होता है कुछ ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार से समलंब त्रिभुज होता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे है A, ये है B, ये है C और ये है D, यही ना है ना। नहीं, ऐसे नहीं मान सकते, इसको ऐसे मान लेंगे, है ना। ऐसे मानेंगे तो उल्टा हो जाएगा, हमको सोच समझ के मानना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि A है ये हो गया B, ये C और ये D। अब देखो AB है कितना 3, AB है कितना 3, BC है 7, CD है 6 और AD है कितना 4, है ना। ये एंगल दिया हुआ है तो कौन हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, समलंब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दें। देखिए इसका आंसर कहाँ पे छुपा हुआ मिलेगा हमको। हाँ देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है, बहुत कम टाइम लगता है। कैसे, तो इस प्रकार से देखिए, जहाँ जहाँ देखो लिखा हुआ है अभियंता, मतलब कि ये जो वर्ग दिख रहा है आपको, ये जो वर्ग दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा दिखा रहा है अभियंता को, कि मतलब इस वर्ग में जितना भी संख्या है, जैसे 666 है, कितना भी है, तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभियंता को, इंजीनियर को, है ना। जैसे देखो यहाँ पे है ड्राइवर, तो ये जो वर्ग दिख रहा है आपको, ये वाला, है ना, ये जो वर्ग दिख रहा है आपको, ये जो वर्ग दिख रहा है आपको, ये किसका है, ये है आपको ड्राइवर वाला। ये किसका है, ड्राइवर वाला, क्योंकि देखिए यहाँ से दिखाया हुआ किसका, ड्राइवर का। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दिख रहा है महिला का। ये किसका दिख रहा है, महिला का दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ग्राफ, ये किसका दिख रहा है, महिला का। और एक को दिख रहा है डॉक्टर का, ये वाला एक बच गया। और जो दिख रहा है किसका, जो दिख रहा है किसका, डॉक्टर का दिख रहा है, डॉक्टर का दिख रहा है ना। तो जैसे मान लो कि ये है किसका, डॉक्टर का, ये हो गया किसका, डॉक्टर का। पता चल गया। हालांकि बनाते समय इतना टाइम नहीं लेना, तुरंत समझ आएगा। कैसे, देखो इसमें पूछ रहा है कि कितनी महिला अभियंता ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। मतलब कि आपको चुनना है कि महिला भी होना चाहिए, मतलब कि महिला किसमें, मतलब कि इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। फिर बोल रहा है अभियंता भी है, मतलब कि इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, है ना। महिला भी है, अभियंता भी है और ड्राइवर भी है ना। ड्राइवर मतलब कि इसमें भी होना चाहिए, मतलब कि इसमें 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 तीनों में होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं, मतलब कि इस वाले रो में नहीं होना चाहिए। तो किसमें देखिए, तो इस तीनों में कौन हो जाएगा, इस तीनों में तो आपको दिख रहा है, इसमें जो नहीं दिख रहा है, एक को दिख रहा है हमको तो 22 वाला 22 दिख रहा है ना, 22 दिख रहा है, बाकी सब नहीं दिख रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। देखो 22 में जो है आपको महिला भी है ना, अभियंता भी है, इसका वाला भी है और ड्राइवर भी है, ड्राइवर भी इसमें आ जाएगा। ये वाला है ग्राफ ड्राइवर का, लेकिन डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर इसी में है, 22 नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 22 हो जाएगा। बहुत ईजी सब क्वेश्चन होता है, सिर्फ देखना है, आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो देखो इसको हम इस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। देखिए क्वेश्चन है ना कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। आपको पता है आपका जो अवतल दर्पण है कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है अवतल दर्पण, है ना। ये हो गया, इधर पेंट कर देते हैं, इधर हो गया क्या, इधर हो गया डेंटिंग पेंटिंग, है ना। अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका फोकस है और यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है,
वक्रता केंद्र, है ना, पता है आपको। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी होती है, ये ध्रुव होता है, यहाँ पे बोलते हैं P, ये ध्रुव होता है ना, ये फोकस दूरी होता है, ये ध्रुव होता है, ये होता है वक्रता केंद्र, है ना। और फिर आगे सबसे आगे जाकर होता है अनंत। तो बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है एक वस्तु, मतलब कि यहाँ पे रखा गया है एक वस्तु, यहाँ पे, है ना। जब यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे, जब यहाँ पे हम रखेंगे किसको, वस्तु को, तो इसका बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पता है आपको। जो वस्तु होता है फोकस पे, उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा अनंत पर जाके। कहाँ बनेगा, अनंत पर, है ना। इसमें से कुछ जो चीज़ जहाँ जहाँ पे प्रतिबिंब रखाएगा, कहाँ कहाँ पे बनेगा, इसके लिए आपको हम अलग से जानकारी दे देते हैं। इसके लिए हम आपको क्या करेंगे ना, अलग से जानकारी दे देते हैं, ठीक है। देखिए, आइए कुछ यहाँ पे बात थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। देखो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो देखो, तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, हाँ ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये हो गया आपका क्या, अवतल दर्पण। ये किया हुआ है पेंट, ये किया हुआ है क्या, पेंट। ये हो जाएगा क्या, पोल, मतलब ध्रुव, ये पोल हो जाएगा। और यहाँ से ये खींचा हुआ, जैसे मान लो ये है फोकस, ये है फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। अब कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब, कहाँ कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, जस्ट 2 मिनट में पूरा याद हो जाएगा आपको। देखिए कैसे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो, अगर वस्तु को रखते हैं अनंत पर, मतलब कि इधर से कोई वस्तु आ रहा है, अगर वस्तु को रखेंगे कहाँ पे, अनंत पर, अगर वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, अनंत पर वस्तु को रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कहाँ पे, फोकस पर। अगर जैसे मान लो कि वस्तु कहीं दूर से आ रहा है, तो जो फोकस बनेगा, जैसे कहीं दूर से आ रहा है तो इसका जो फोकस बनेगा कहाँ बनेगा, वो बनेगा कहाँ पे, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा फोकस पे, है ना। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे C है, अब लाते हैं वस्तु थोड़ा नज़दीक, मतलब कि अनंत और C के बीच बोलते हैं, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बोलो, या सिर्फ बोलते हैं कि वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र से दूर, कुछ भी रहेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, वक्रता केंद्र से दूर रहेगा, या वक्रता केंद्र से परे रहेगा। एनसीईआरटी की लाइन है वक्रता केंद्र से परे, है ना, तो इसलिए बोल देते हैं। हो सकता है कि सवाल उसे पूछ दे, वक्रता केंद्र से परे मतलब कि वक्रता केंद्र से इधर नहीं, इस साइड, है ना। अब जैसे देखो, जैसे जैसे अनंत से वस्तु को लाएंगे इधर की ओर, मतलब कि दर्पण की ओर, तो फोकस, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे बनते खिसकते चल जाएगा, है ना। जैसे अनंत पर था तो बना था कहाँ पे, फोकस पर। जैसे ही लाएंगे C से, मतलब कि जो वक्रता केंद्र है C से परे, मतलब कि C से दूर रहेगा, तब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस से एक पर घिसका दो, बन जाएगा कहाँ पे, C और F के बीच बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, C और F के बीच बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर लाते हैं C पर, अगर लाते हैं C पर, इसको देखो, फिर आधा घिसकाओ, कहाँ बन जाएगा, C पर। मतलब कि वस्तु अगर C पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब वस्तु को लाते हैं C और F, कुछ गड़बड़ी हो गया था, एरर आ गया था, इससे थोड़ा सा रुक गया, है ना। चलिए आगे देखिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कुछ इस तरह से, है ना, हम बात कर रहे थे कुछ इस तरह से कि अगर यहाँ पे लिख देते हैं वस्तु और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब। देखिए, अगर वस्तु रहेगा अनंत पर, अगर वस्तु कहाँ पे रहेगा, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, फोकस पर, है ना। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु रहेगा C से परे, मतलब C से दूर, मतलब वक्रता केंद्र से दूर, है ना, C से परे रहेगा, C से दूर रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा आपको C और F के बीच, C और F के बीच बन जाएगा, है ना, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन जाएगा, है ना। अब देखो C से परे है, अब आ देते हैं वस्तु को C पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु रहेगा वक्रता केंद्र पर तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। C होता है वक्रता केंद्र, C क्या होगा, वक्रता केंद्र, ठीक ना। और अगर आते हैं C और F के बीच, वस्तु को लाते हैं कहाँ पे, C और F के बीच लाते हैं, C और F के बीच लाते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। अब देखो, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र से एक हाफ स्टेप आगे, मतलब कि C से
परे हो जाएगा, सी से परे मतलब कि सी से दूर हो जाएगा, है ना। और अगर लाते हैं वस्तु को एफ पर मतलब कि फोकस दूरी पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बन जाएगा, अनंत पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल बनता है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, अगर सी से दूर है तो सी और एफ के बीच, अगर सी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, अगर सी और एफ के बीच है तो सी से दूर बनेगा, और अगर एफ पर मतलब फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। इसको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है कि कैसे कैसे होता है ना। जैसे हम बोल रहे थे कि जैसे मान लो कि ये है क्या, प्रतिबिंब, ये है क्या, दर्पण, है ना, ये क्या है, दर्पण। अब ये अवतल दर्पण है, इधर पेंट किया हुआ है। अब यहाँ से ये है इसका ध्रुव, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। अनंत मतलब कि बहुत दूर से कोई वस्तु का प्रतिबिंब आ रहा है तो बनेगा फोकस पर। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। अगर अनंत और सी के बीच से आ रहा है तो बनेगा सी और एफ के बीच। अगर सी से आ रहा है मतलब कि वक्रता केंद्र पर रखा है वस्तु, तो प्रतिबिंब बनेगा यहीं पे वक्रता केंद्र के बीच ही बनेगा, है ना। अगर वस्तु को रखे हैं कहाँ पे, सी और एफ के बीच, यहाँ पे रखे हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा सी से दूर बन जाएगा, सी से अनंत की ओर, है ना। और जब वस्तु को रखेंगे एफ पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बन जाएगा। एक इसमें कंडीशन होता है ये वाला, जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है ना, ये वाला। इसे ये है अवतल दर्पण, ये है कौन, अवतल दर्पण, और ये इसका बीच में सेंटर लाइन खींचा हुआ है। ये है इसका ध्रुव जिसको बोलते हैं पी, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, है ना। यहाँ पे एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि अगर वस्तु को रखें हम कहाँ पे, यहाँ पे मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच। अगर ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा वस्तु तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से सुनेंगे, अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे, मतलब कि इस साइड। ये दर्पण के कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। और ये जो वस्तु बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा, वस्तु के सीधा बनेगा। और ध्यान से सुनेंगे, जब सीधा रहेगा तो ये कैसा रहेगा, काल्पनिक। ये कैसा रहेगा, काल्पनिक। वस्तु जब भी सीधा होता है तो ये काल्पनिक होता है, और जब भी वस्तु उल्टा होता है तो ये वास्तविक होता है। तो यही एगो ऐसा अवतल दर्पण में कंडीशन है कि वस्तु जो है बनता है कैसा, सीधा। बाकी सब में, है ना, वक्रता केंद्र पर रहे, वक्रता केंद्र से दूर रहे, वक्रता केंद्र फोकस के बीच रहे, कहीं पे रहेगा, वस्तु हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा। वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा। और जब उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहेगा, जब उल्टा रहेगा तो कैसा रहेगा, वास्तविक बनेगा। हर कंडीशन में उल्टा और वास्तविक बनता है, एक कंडीशन को छोड़ के, जब वस्तु रखल रहे फोकस और ध्रुव के बीच, तब बनेगा प्रतिबिंब के पीछे सीधा और काल्पनिक। और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हो गया क्लियर, ठीक है। और अब आते हैं कहाँ पे, आगे। आगे मतलब कहाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे यहाँ, है ना, यहाँ पे कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, ठीक। चलिए हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया था, और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है आपको यहाँ पे, है ना, हाँ 13 में है कि यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दोगुनी कर दी जाए, है ना, धारा को क्या कर रहा है, दोगुना, और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में कितना वृद्धि होगा। पता है इसका सूत्र होता है शक्ति बराबर P बराबर पावर बराबर, सूत्र होता है क्या, पता है आपको, धारा विभवांतर, विभवांतर को बोलते हैं, है ना, VI, P बराबर VI सूत्र होता है। इसको अलग लगे, P होता है पावर मतलब शक्ति, V हो गया विभवांतर, और धारा हो गया I। धारा हो गया I, क्या हो गया, धारा हो गया, है ना। तो देखो तो धारा को कर रहा है 2 गुना, मतलब I को कर रहा है 2 गुना, और विभवांतर को कर रहा है 3 गुना, इसको कर रहा है 3 गुना। तो कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, 6 गुना। पावर कितना हो जाएगा, 6 गुना। तो आंसर हो जाएगा कौन, 6 गुनी। इससे न्यूमेरिकल भी बनेगा, और ये न्यूमेरिकल तरह ही था। P बराबर VI याद रखेंगे, P बराबर VI मतलब शक्ति बराबर विभवांतर गुना धारा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। 14 में है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण के अनुकूल है मतलब कि पर्यावरण के हेल्प करता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। कौन है, देखिए, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करना। सी में है गर्मी के दिनों में AC और कूलर का उपयोग करना। और डी में है
खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना। बताइए तो खरीदारी के लिए जब पॉलीथीन बैग का उपयोग करेगा तो कभी सड़ता नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। एसी हमारे लिए खतरनाक ही होता है ना, निकालता है CFC, तो ये भी नहीं होगा। फिर एक ऑप्शन दिया हुआ है गगनचुंबी इमारतों का निर्माण। गगनचुंबी इमारत जो है एयर के लिए सही नहीं होता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बिजली के उत्पादन के लिए जो है ना सौर ऊर्जा का उपयोग करिएगा तो अच्छा रहेगा। सौर ऊर्जा से हमको कोई हानि नहीं है, लाभ है सिर्फ, है ना। तो ये पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 में 15 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15 में कि मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली रेगिस्तानी शोभा यात्रा ये क्या है? तो देखिए मरुश्री जो है ना एक शोभा यात्रा है जो मनाया जाता है कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है ये। मरुश्री जो है ना जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है जो मनाया जाता है फरवरी महीना में। कब मनाया जाता है? फरवरी माह में मनाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान में, है ना। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव नागा जनजाति कहाँ मनाता है? नागालैंड में मनाता है, ठीक है। दिसंबर में होता है ये। गोवा कार्निवल ईसाई धर्म के लोग मनाता है, गोवा में ही मनाता है ईसाई धर्म के लोग। और पुष्कर मेला ये भी होता है कहाँ पे? जैसलमेर राजस्थान में ही होता है। कहाँ पे होता है? जैसलमेर राजस्थान में। ये खास करके पुष्कर मेला जो है ये पशु मेला एक तरह से, जैसे बिहार के सोनपुर में लगता है पशु मेला, वैसे ही पुष्कर मेला भी एक पशु मेला ही है। इसमें अधिकांश ऊँट के खरीद बिक्री होता है। ऊँट जो पशु है राजस्थान का उसका खरीद बिक्री होता है ऊँट का। तो ये होता है कौन? पुष्कर मेला। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, है ना। 16 में है कि स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम में है और स्तंभ डी के उत्तर में है। स्तंभ ये उत्तर दक्षिण करने वाला है ये, तो इसको बनाना पड़ेगा, है ना। यही मान लेते हैं, देखो यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे इस तरह से है ना। जब भी इस तरह का उत्तर दक्षिण आए, उत्तर दक्षिण आए, कहीं पर पूरब जा रहा है 10 मीटर, 10 मीटर पश्चिम जा रहा है, दाएं बाएं मुड़ रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन सीधे सीधे इसे खींचिए, है ना। ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, इधर होगा पूरब, इधर होता है पश्चिम। बस घुमा दो, कहानी खत्म है, तुरंत बन जाएगा। इस तरह के कोई भी सवाल रहे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कितना जा रहा है, कितना दाएं मुड़ रहा है, कितना बाएं मुड़ रहा है, तुरंत से बन जाएगा, बहुत सेकंड में बन जाएगा एकदम। देखिए कैसे। स्तंभ ए स्तंभ बी के पश्चिम में है। देखो मान लेते हैं कि स्तंभ बी, यहाँ पे ललका कलम हटा देते हैं, दूसरा कलम ले लेते हैं भाई, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला कलम, है ना। स्तंभ ए स्तंभ बी के कहाँ पे? पश्चिम है। तो मान लेते हैं कि स्तंभ बी है यहाँ पे और स्तंभ ए कहाँ पे? पश्चिम में है। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए। बोल रहा है कि स्तंभ ए बी के पश्चिम में, तो बी के पश्चिम में हो गया। फिर बोल रहा है और स्तंभ डी के उत्तर में है, मतलब कि ए के बारे में बोल रहा है कि डी के उत्तर में है, तो डी यहाँ होगा, तब ना इसके उत्तर में होगा इधर, है ना। फिर बोल रहा है कि स्तंभ ई स्तंभ डी के पूर्व में है। बोल रहा है कि स्तंभ ई डी के पूर्व में है ना। तो ई जो है डी के पूर्व में है। बोल रहा है स्तंभ ई डी के पूर्व में है, तो पूर्व में कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ई डी के पूर्व में है, तो पूर्व इधर ना है, तो डी के पूर्व में हो गया ई, ठीक। चल, और स्तंभ सी स्तंभ डी के पश्चिम में है। सी कहाँ पे है? डी के पश्चिम में है, तो इधर पश्चिम हो जाएगा, तो सी पे यहाँ पे रख दो। अब बोल रहा है कि स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ डी की स्थिति क्या है? बी के सापेक्ष डी की स्थिति, है ना। तो बी देखिए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, मतलब ये कौन साइड है ना। तो इधर है दक्षिण और इधर है पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। बहुत ईजी है ये सब, है ना, सेकंड में बनने वाला सवाल है ये सब। ये होगा कौन? क्वेश्चन नंबर 16। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दिया हुआ है, हाँ ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ है ना, ग्राफ दिया हुआ है। देखो इस ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि सब दिए गए सभी वर्षों में कुल मिलाकर क्वालिफाई करने वाली लड़कियों की संख्या क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत लगभग अधिक है ना। कितना मतलब, तो लड़की का निकालो, लड़का का निकालो। देखो ये दिया हुआ लड़की के, ये दिया हुआ लड़का के। जो डीप लाइन है वो दिया है किसका? लड़की के, है ना। तो डीप लाइन कहाँ से शुरू है? कौन भाई दोनों तो एक जैसा दिख रहा है इसमें लाइन, है ना। ये जो है ना लड़की का दिख रहा है ना। हाँ ये दिख रहा है किसका? हाँ जो आयत वाला है सीधे सीधे वो दिख रहा है किसका? लड़की का। और जो ये वाला है समानांतर चतुर्भुज वो है लड़का का, है ना।
तो ये है लड़की का, इसको बना दीजिए। देखो ये लड़की वाला है, ये है किसका, लड़की वाला। इसको खाली कुछ नहीं करना, जोड़ लेना है। जोड़ लीजिए, 45 है ना, 45 है, 65 है, 92 है, 48 है, 90 है ना, 90 है, फिर 76 है और फिर 45 मतलब 45 है। इसको जोड़ लो, फिर लड़की को जोड़ लो, है ना, कितना है, 56 है। लड़की को जोड़ लेते हैं, कितना, लड़की का 56 है और कितना है, 45 है, 76 है, 45 है, फिर 76 है, 45 हो गया, 76 हो गया, फिर आ जाओ 34 34 है, फिर 57 है, कितना होगा 57, फिर 54 है ना, और फिर 25 मतलब 25 है। इस सब के जोड़ना है और फिर बोल रहा है लड़का की संख्या कितना अधिक है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि जोड़ना है, आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना जल्दी जल्दी जोड़ ही लेते हैं। देखो 8 तो 10 और 10 20, जोड़ने के लिए सीखिए आप कैसे कम से कम जल्दी से कैसे जोड़ता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है 8 और 2, तो इसको 10 कर लेते हैं, 5 पर 10, 10 20 हो गया, 20 और 6 5 11 मतलब 31, 31 के 1 हो गया, बाकी 3, ठीक ना। अब देखो कैसे जोड़ते हैं, देखिए 6 4 10 हो गया, है ना, और 3 और 10, 7 और 3 10, 10 10 20 हो गया ना, 10 10 20, है ना, 20 और 8 28, 28 और 10 38, 38 में से 1 गया तो कितना 37, ये हो गया कितना 37, 371 हो गया ये, है ना। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा, इसको जोड़ते हैं, कैसे कैसे जोड़ते हैं इसको। हाँ देखो ये हो गया 6 4 10, ये हो गया 10 और ये भी हो गया 6 4 10, तो 10 10 20 और 5 5 10, ये भी हो गया, तो 30 हो गया, है ना, 30 और 7 37 के साथ बाकी बचा 3, ये कितना हो गया 5 5 10, है ना, और 10 20 20 और 5 4 9 और 2 11, 20 11 31 और 31 और 3 कितना था, 31 और 3 34, 34 ना, हाँ इतना हो गया, है ना। अब क्या करना है, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या कितना अधिक है, तो अधिक कौन है ना, 371 ये है। तो क्या करना है, इसको में से इसको घटाइए, जो बचेगा ऊपर में जो अंतर आएगा गुना 100 बटा तुलना किससे करना, लड़की वाला से, तो लड़की वाला को नीचे में बटा कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। आप कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, इसका आंसर 33 आता है, ठीक ना। चलिए आगे देखो, आगे है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए विद्यार्थियों की एक सीधी पंक्ति में। अच्छा उत्तर की ओर फिर भी देखो बैठा हुआ है, जैसे ही हमको दिखेगा उत्तर की ओर तो एक लाइन खींचेंगे, ऊपर की ओर है उत्तर की ओर, बोल रहा है सीधी पंक्ति में है, पी का स्थान बाएं, इधर होता है बाएं, इधर होता है दाएं, है ना। पी का स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से 32वां है, बाएं से है कहाँ पे 32वां, 32 में पी है। फिर बोल रहा है पंक्ति के दाएं सिरे से 47वां है। अच्छा बाएं से जब देख रहा है तो 32वां है, और जब दाएं से देख रहा है तो ये दिखा रहा है कितना 47वां, है ना। तो बोल रहा है पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, बाएं से दे रहे और दाएं से दे रहे, दोनों साइड से दे रहे, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा पंक्ति में कुल कितना स्टूडेंट है उसका मान, है ना। जब भी दिल रहेगा बाएं और दाएं से दिल रहेगा, है ना, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा लेना है, कुल पंक्ति में कुल कितना वो निकल जाएगा। तो क्या क्या जोड़ लीजिए, 7 2 हो गया 9 और 4 और 3 7, 79 माइनस 1 78, इसका आंसर कहीं पे होगा 78, ये रहा, हो जाएगा आंसर ये, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है ना, ये सब गलती होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपको, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हाँ 19 में देखो व्यंजक सरल करने के लिए है, सरल करने के लिए है। कैसे सरल करेंगे इसको, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, तो 169 माइनस 25 कितना होता है 144, कितना हो जाएगा 144, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, है ना। तो इसको लिख देते हैं कितना 12 के स्क्वायर और गुना में है कितना 3/2, ऊपर में तो 3/2 है, गुना 8 पर पावर है कितना 3/2, तो 8 किसका क्यू होता है 2 का, तो इसको लिख देंगे क्या 2 पर पावर कितना 3, और गुना पहले से है 2/3, ठीक ना। भाग में है, भाग में, यहाँ पे था गुना में, यहाँ पे है भाग में। भाग में देखो अगर 1/6 पर पावर है माइनस में, तो इसको प्लस करने के लिए पावर को क्या करते हैं ना, इसको उल्टा कर देते हैं। तो अगर 1/6 को उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 6 पर पावर 3 हो जाएगा, माइनस हो गया प्लस और ये उलट गया,
बस कहानी खत्म है। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 पर पावर 3, है ना। कितना हो जाएगा 12 पर कैसे हो गया ये, उल्टा पुल्टा नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, 12 पर पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 12 पर पावर 3 हो गया, गुना यहाँ पे 2 3 दिन कट गया तो बच गया क्या 2 पर पावर 2 मतलब 4, 2 पर पावर ये 2 है ना 4 बच गया, और भागा 6 पर पावर 3, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैसा हो जाएगा, 12 पर 12 है उसका 3 गुना है, तो 12 गुना 12 कर दो, 12 गुना 12 गुना 12, ये 3 बार हो गया। फिर गुना 4 है ना, गुना 4 कर लो इसको, और नीचे बटा में 6 गुना 6 गुना 6 3 बार है, ये भी तो 6 गुना 6 गुना कर लो, 6 गुना 6 गुना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, क्या दूना करना 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौके 32, कहीं 32 आंसर होगा, ये हो जाएगा आंसर 32, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत ईजी है, ये सब बन जाएगा, बन जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक जो है यहाँ तक हो गया, है ना। चलिए आइए अब देखते हैं इसके आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आहार नाल में भोजन की, हाँ देख आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा जाती है, ठीक है भाई। आहार नाल जो होता है चिकनी पेशी होता है, उसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां है ना। सिर्फ शरीर में किस मांसपेशी में किस अंग में चिकनी पेशी होता है। देखिए आंख के आइरिस, इसमें चिकनी पेशी, फेफड़ा में तो हमेशा चिकनी पेशी ही होता है, चिकनी पेशी बना रहता है, और एक हो गया मूत्रवाहिनी, है ना, ये सब में होता है। जिससे कोई चीज़ आदान प्रदान होता है, जाता आता है, उसमें चिकनी पेशी होता है ना। तो ये सब तीनों हो जाएगा चिकनी पेशी, तो यही आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बाकी इसमें भी अस्थि है, इसमें भी अस्थि है, इसमें भी अस्थि है, अस्थि में चिकनी पेशी नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 20 का हो जाएगा 1। 21 में है माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान करें। देखिए माइक्रो फाइनेंस से जो आदमी है वो है कौन, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत किया था, ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो इसी वही किया था माइक्रो फाइनेंस के बांग्लादेश में माना जाता है जनक उसको, किसको, यूनुस, मोहम्मद यूनुस को। तो इसीलिए सम्मानित हो जाएगा कौन, यही, बाकी सब नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कौन सा जल डमरू मध्य जो है नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, श्रीलंका को अलग करता है कौन, पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ठीक ना। एक है मलक्का, याद रखेंगे, इसका हम ट्रिक बनाए हुए हैं, अंडा द चीमल, अंडा द चीमल, मल से होता है मलक्का, और अंडा से होता है अंडमान सागर, और द चीज से होता है दक्षिण चीन सागर, मतलब कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है मलक्का जल डमरू मध्य, है ना, अंडा द चीमल। ऐसे करके ट्रिक करके बहुत सा जितना जल डमरू मध्य है सबको ट्रिक से याद किए हुए हैं। आपको भी कोई मौका मिलेगा तो सब बता देंगे, एक बार में याद हो जाएगा, बहुत ईजी है ना। अंडा द चीमल मतलब मलक्का जल डमरू मध्य किसके बीच है, अंडमान सागर के बीच और दक्षिण चीन सागर के बीच, है ना। सुंडा जावेगा भी, है ना, सुंडा के ट्रिक होता है, सुंडा जावेगा ही, मतलब कि जावा और सुंडा के बीच है सुंडा जल डमरू मध्य, है ना। और एक ओटेंट्रोटो जल डमरू मध्य है जो अमेरिका में है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 22। अब आते हैं 23 में। 23 में है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के स्थान पे आ सकती है। तो इसका पता लगाना, देखो यहाँ पे है 1 2 11, यहाँ पे बढ़ रहा है 1, पहला क्या बढ़ रहा है 1, दूसरा हम देखिए बढ़ रहा है 2 9 11, यहाँ पे 9 बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है कितना 25 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 25 बढ़ रहा है, क्योंकि 25 अगर 36 होता है ना। अब देखिए तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 1 के स्क्वायर, यहाँ पे 3 के स्क्वायर, यहाँ पे 5 के स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना ना ये 7 के स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर बढ़ रहा है, 7 का स्क्वायर बढ़ता है कितना होता है 49। तो 36 में 49 जोड़िए कितना होता है 9 6 15 और 4 3 7 1 8, सही बात है 85, मतलब कि 7 का स्क्वायर। जब यहाँ 7 बढ़ा 7 का स्क्वायर तो यहाँ कितना बढ़ेगा 8 का स्क्वायर, मतलब कि 8 8 64, मतलब कि 85 में से क्या करना है 64 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 8 6 14, है ना। 8 6 14, अरे 5 4 9 8 6 14, 149 तो ऑप्शन नहीं दे रहा है, नहीं अच्छा सॉरी से 1 3 5 7, है ना, 7 बढ़ा है तो कितना बढ़ेगा 9 बढ़ेगा, 9 81 बढ़ेगा, एक छोड़ के बढ़ा 81 बढ़ेगा, है ना।
कितना हो जाएगा 85, है ना, 85 प्लस 99 81, 81 81 कितना हो जाएगा 5 1 6 और 8 8 16 166, ये हो जाएगा आंसर, है ना 166। एक एक का गैप है, स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से चलिए आगे देखते हैं कहाँ पे है अगला क्वेश्चन। हाँ ये है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि प्रश्न नीचे दिया गया है ना 5 संख्या दी गई 5 3 अंक की संख्या है ना, 5 गो 3 अंक की संख्या है। अब देखिए 3 अंकीय संख्या है 5 गो, ठीक ना। बोल रहा है उदाहरण दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है कि इसका पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है, इस तरह से दिया हुआ है। बाकी सब में ऐसे ही होगा दाएं बाएं करके, ठीक ना। बोल रहा है कि यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, सब के बोल रहा है अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में पहले सजा लीजिए। घटते क्रम में क्या करना है, पहले सजा लेना है। सजाइए पहले, घटते क्रम में सजाएंगे मतलब क्या, पहले बड़का को लिखेंगे, फिर छोटका को, फिर छोटका को। तो पहले लिखो बड़का को कौन है, सबसे अधिक है कौन, 922। तो पहले लिख लो 922 हो गया। उससे कम है कौन, 847। तो कौन हो जाएगा 847। फिर हो जाएगा आपको हाँ 757 हो जाएगा, 757 हो जाएगा, है ना, 757 हो गया। और फिर कौन हो जाएगा 429। फिर जाएगा कौन 429 और बच गया कौन 213। अब देखिए क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम से लिए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगा। देखिए दूसरा में 847 है, दूसरा में 847 है, बाकी यही अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सबका स्थान चेंज हो गया है। तो कौन हो जाएगा आंसर, कितनी संख्या को बोला था, एक संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहा, मतलब कि इसका चेंज नहीं हुआ। आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। तो इस तरह से हो जाएगा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में 25, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। देखिए 25 में है कि अच्छा बस को हटा लेते हैं। हाँ आइए इसमें देखिए 25 कहाँ है, 6 एम्पियर 6 ओम 9 ओम और 6 ओम, है ना। इसका प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, देखो दो गो श्रेणी में जुड़ता है हमारा प्रतिरोध, है ना। एक होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे जुड़ा है कौन क्रम में, समांतर क्रम में। तो जब भी रहेगा समांतर क्रम में ना, तो उसको जोड़ते हैं 1/, करके। तो कर लो, जोड़ लो, 1/6 हो जाएगा, फिर है 1/9 हो जाएगा प्लस करके 1/9 और फिर है 1/6। इसको जोड़िए, आंसर आपको तुरंत से पहले मिल जाएगा, ठीक ना। इसको जोड़िए, कितना होता है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा एलसीएम। छोतिया के 18, 9 दूना के 18 और छोतिया 18, है ना। 3 3 6 और 2 8/18 कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 2 में 18, मतलब कि 9/4, मतलब कि कितना इसको पानी में लाएंगे तो 2.25 हो जाएगा इसका आंसर। कहीं पे है ऑप्शन, हाँ यहाँ पर 2.25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो इस तरह से ये बन जाएगा, बहुत इजी है ये सब। जब भी आएगा समांतर क्रम में तो इसको क्या करना है, 1/, करके लिखना है। और जब आएगा श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए। जैसे रहता है श्रेणी क्रम में तो इसको क्या करते हैं, 6 3 9 6 15 और 6 कैसे कर देते हैं, कहानी खत्म था, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 में कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है ना। बहुत इजी है। जब रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, मतलब कि डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना टाइम, है ना। तो चाल दिया कितना 45, और चूंकि ये दिया हुआ है हमको किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। आंसर दिले सब देखो मीटर में, इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में। तो फिर इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर दो, चेंज हो गया किस में, मीटर पर सेकेंड में, है ना। और 24 सेकेंड में पार करता है, तो टाइम से गुना कर दो 24 सेकेंड, बस आंसर हो जाएगा, है ना। काटा दो, 9 दूना के 18, 9 पंचे 45, 12 दूना 24, है ना। 5 पच्चे 25 गुना 12 कितना होगा 300, आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है। देखिए तत्वों के अधीन नहीं होता है एक ही को, कौन, तत्व के रंग, क्योंकि तत्व के कुछ देखो कुछ तत्व होता है जो रंगीन होता है, जैसे आपको ब्लॉक कभी पढ़े होंगे SPDF जो ब्लॉक होता है उसमें जो D ब्लॉक के तत्व होता है उसमें कुछ रंगीन होता है ना। तो कौन सा रंगीन होगा, कौन किस रंग का होगा, ये आवर्त सारणी पर डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाकर संयोजकता पहले बढ़ता है फिर घटता है, परमाणु का आकार घटता है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है घटता है, तो ऐसे सिलसिलेवार से होता है ना, कहीं या तो बढ़ता है तो घटता है। लेकिन रंग जो होता है तत्व का ये डिफिनिट नहीं है कि जैसे कॉपर का रंग क्या है तो फेरस का रंग क्या है तो एल्युमिनियम का रंग क्या है, ये डिफिनिट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में है ना कि 28 है फिर 30 है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अच्छा इसको जल्दी कर लेते हैं, बहुत सेशन लंबा हो रहा है ना। 28 ना, हाँ, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जिसको, अच्छा इस संबंध को दर्शाना है। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे B 2 है, इसमें जोड़ो 6 तो 6 जुड़ रहा है ना। उसी प्रकार से D है 4 और यहाँ पे 10, यहाँ पे जुड़ रहा है 6, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 6 तो जोड़ लो 6, कितना हो जाएगा 12। तो 12 में कोई दिख रहा है L, यहाँ पे L दिख रहा है, यहाँ भी L दिख रहा है। चलो आगे देख लेते हैं, है ना। ये देख लो यहाँ पे है N, यहाँ पे है I, मतलब कि -5 है। यहाँ पे कितना है -5, ये N होता 14, ये था 9, तो 14 में से 5 गया तो 9, है ना। यहाँ है 13 और यहाँ है 8, तो -5 यहाँ भी है, तो यहाँ भी -5 कर लो, यहाँ 12 और -5 कितना होगा 7, 5 12, 7 हो जाएगा। 7 में क्या होता है G, तो G हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे F है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर LOSG, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। कौन सा बिंदु जो है हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर ही होता है, क्या क्या है, अपवर्तन बिंदु, प्रकाशिक बिंदु और आपतन बिंदु, है ना। इसका आंसर जो होगा कौन होगा, इसका आंसर होगा B, मतलब ऑप्शन नंबर 2, केवल प्रकाशिक बिंदु। कैसे, देखिए आपको बताते हैं, कुछ चीज दिखाते हैं, है ना। लेंस है ना, अपवर्तन बिंदु, प्रकाशिक बिंदु और आपतन बिंदु, है ना। चलिए कैसे हो जाएगा ये, देखिए कहाँ चल गया, कांट लोड म्यूटेशन। देखिए हाँ यहाँ पे थे हम लोग, अरे देखिए देखो यहाँ पे था, हम यहाँ पे थे। अच्छा ये तो लेंस है ना, सॉरी ये तो लेंस है ना, ये तो लेंस है। देखो देखिए जब हम बात करते हैं लेंस के, जैसे मान लो कि ये कोई लेंस है ना, और इसमें एक रेखा है, तो क्या था आपतन बिंदु, क्या था हमको दिया हुआ आपतन बिंदु, है ना। एक दिया हुआ था प्रकाशिक बिंदु, एक दिया हुआ था क्या प्रकाशिक बिंदु, और एक दिया हुआ था परावर्तन बिंदु, परावर्तक बिंदु, है ना। तो देखो तो जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा क्या, अगर ये जो होता है पूरा लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है आपको बीच में, इसी को बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु, और यही होता है ध्रुव, यहाँ पर होता है क्या पोल। ये प्रकाशिक बिंदु जो रहेगा हमेशा लेंस के बीचों बीच ही रहेगा, और मतलब कि जब भी प्रकाशिक बिंदु पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा सीधा बनेगा, सीधा पार हो जाएगा। इसमें प्रतिबिंब बनेगा सीधा क्या हो गया, पार हो जाएगा। लेकिन यही आपतन बिंदु पर रखेंगे, मतलब आपतन बिंदु किसको बोलते हैं, जब किसी सतह पे, जब लेंस के किसी सतह पे प्रकाश किरण पड़ता है तो उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जहाँ से कोई प्रकाश किरण परावर्तित होता है ना, यहाँ से लौटता है, उसको बोलते हैं अपवर्तन, सॉरी परावर्तन नहीं, इसमें अपवर्तन बिंदु होगा, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन बिंदु बोलते हैं, जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया परावर्तन, तो ये दोनों तो नहीं है ना। तो प्रकाशिक बिंदु पर कौन हो जाएगा, जो सीधे सीधे लाइन पर होता है वो हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हो गया। कौन नंबर क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर कौन था ये, अब ख़त्म करेंगे, बहुत टाइम हो गया है ना। ये क्वेश्चन नंबर था 25, 28, 29। अच्छा एक और बच गया है 30, इसको जल्दी कर लेते हैं, है ना। देखिए 30 में है ये है ना, चलेगा नहीं चलेगा कोई बात नहीं, चला लेते हैं।